एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आई नो कि हम काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहे हैं। अब तक आप सब ने बहुत सारी कट ऑफ वाली वीडियोस देख ली होंगी, है ना। बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होंगी अगले साल के एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे और कैसे आगे रोड मैप रहेगा हमारा, हमारे बेटर नेक्स्ट जो 40 डेज होंगे उनको बेटर वे में यूटिलाइज करने का रोड मैप, जो अब तक आप सब ने भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे देखा होगा और यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा। तो जो मुझे वो सब देख कर लग रहा है कि आई गेस 85 से 88 के बीच में नेट करेक्ट क्वेश्चंस की कट ऑफ जाएगी, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें, अगेन अब इस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी बढ़ेगी। कुछ लोग 600 बोल रहे हैं, कुछ लोग 700 बोल रहे हैं, कुछ लोग 900 के पास बोल रहे हैं। तो उससे ये सब चीज़ें वेरी करेंगी। बट करंटली जो मैं काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और जो बाकी दोस्तों से बात करके एक अनुमान लगा पाया हूँ, तो वो 85 से 88 के बीच में नेट करेक्ट क्वेश्चन की अनरिजर्व के लिए जाने की एक संभावना है, कट ऑफ, है ना। अब ठीक है, ये तो जैसा एग्ज़ाम गया वैसा वो तो अब कर लिया एग्ज़ाम। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है मेंस 25-26। इसे हमें बेटर वे में टारगेट करना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो 26 वाले साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका फर्स्ट टाइम होगा 26 वाले में, और कुछ लोग इस साल वाला मेंस लिख रहे होंगे, है ना। तो जो इस साल वाला मेंस लिख रहे हैं 25 वाले साइकिल का, 26 वाले साइकिल का, उनके लिए आगे की स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड तक बनी रहेगा उसके लिए, है ना। अब इसको हम कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला हम करेंगे हमारा रिजल्ट अनाउंस होने तक, है ना। ये हमारा रहेगा फेज 0, है ना। ये जो स्टार्टिंग फेज रहता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज, जिसमें हमें एज पाना है बाकी उससे, बाकी अपने कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उससे हमें एज पाना है। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड है कि 40 से 45 दिन लगते हैं। अगेन पिछली बारी वाले को तो काफ़ी समय लग गया था, प्री का रिजल्ट आने में लगभग 3 महीने लग गए थे। बट इस बार जो बोला जा रहा है नॉर्मल साइकिल के चलते 40 से 45 दिन। अब आप मान के चलिए कि एंड वीक ऑफ नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए हम सबके पास, है ना। अब उसके लिए हम क्या करें, जो नेक्स्ट 40 डेज होंगे, अब उसमें हमें कैसे रोड मैप प्रिपेयर करना है, कौन से की एरियाज हैं या कौन से की सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जिन्हें हम इन 40-45 डेज में अच्छे से डन कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब तो अब इसमें हम आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग नए होंगे जिनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा कि मेंस के एग्ज़ाम में कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने उसके नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, और क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट हैं जैसे। तो हम उसको भी एक बारी जान लेते हैं ना। तो इसमें अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ तो इसमें हमारे GS 1, 2, 3, 4 ये तो हमारे लगभग UPSC से ही मेल खाते हैं, है ना। तो जो UP PCS के ये वाले पेपर हैं GS 1, 2, 3, 4, ये लगभग UPSC के GS 1, 2, 3, 4 से मेल खाते हैं। अब इसमें एडिशनल क्या होता है, GS 5 का एंड 6 का, ये दो एक्स्ट्रा हैं। और इसके अलावा एक हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम होता है और एक एसए का, है ना। तो हमारे यूपी पीसीएस में ऑप्शनल नहीं है, उसकी जगह GS 5 एंड 6 है। एसए तो हमारे यूपीएस में भी होता है, तो इसमें भी सेम है। GS 1, 2, 3, 4 लगभग सेम है, और इसमें एक हिंदी का एक एग्जाम है जो अलग से होता है। अब इसमें जो देखने वाली बात है, पहले हम देखते हैं हिंदी और एसए में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है ना। तो पहले हम बैठते हैं एसए पे। एसए में हमारे पास 150 मार्क्स का पेपर है। इसमें 3 एसए होंगे, 50 मार्क्स का ईच एसए, ठीक है। और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा। और वर्ड लिमिट कितनी है जो हमें दी है कमीशन है, वो है 700 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। तो लगभग 8 से 9 पेज आपको मिलेंगे लिखने के लिए, तो 700 वर्ड आपको अपने मैनेज करके लिखने हैं। अब इसमें जो ABC सेक्शन होंगे उसमें कमीशन नहीं क्लासीफाई कर दिया है कि उसमें किस किस तरह के ऐसे होंगे, किस किस नेचर कैसे होंगे। तो अगर हम सेक्शन A की बात करें, उसमें लिटरेचर, कल्चर, सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर, इसके अराउंड के उसके अंदर टॉपिक्स होंगे। फिर अगर हम पार्ट B पे जाते हैं, सेक्शन B पे जाते हैं, तो उसमें साइंस एंड टेक रिलेटेड, जैसे AI हो गया, नैनोटेक हो गया, है ना, इस तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट जैसे इस बार क्लाइमेट चेंज पे आया था, ग्लोबल वार्मिंग पे आया था, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, है ना, जैसे एग्रीकल्चर में भी इस बार क्वेश्चन आया था। तो एग्री और साइंस एंड टेक को मिक्स करके एक बना सकते हैं ऐसे, है ना, उस तरह से ऐसे आने की इसमें टॉपिक्स रहते हैं। फिर सेक्शन C की बात करें तो उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स जो होते हैं, जैसे G20 समिट पे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, है ना, SCO पे क्वेश्चन आ जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, किसी न किसी डिजास्टर पे क्वेश्चन आ जाएगा, या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भी इंडिया में चल रहे हैं, जैसे गति शक्ति पे आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये आपको पहले ही स्पेसिफाइड है कि A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, C में क्या आएगा। तो इसमें आप अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आप नेचुरल कैलेमिटी पे अच्छे से लिख सकते हैं, तो जितने भी डिजास्टर हैं, जो भी उस पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं अच्छी, जो भी उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, सिमिलरली नेशनल वाले, फिर क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो गया है ना किसी इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप उन सब चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा अपना ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना। और सिमिलरली इसी में जो थोड़ा बहुत आप इन्वायरमेंट वाला कंटेंट भी डाल सकते हैं। अगर हम B सेक्शन की बात करें कि इन्वायरमेंट वाला पढ़ लीजिए, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, इसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया। तो इसके लिए क्या कीजिए, कुछ नहीं करना, PYQs देखिए। तो सेक्शन ABC में आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि आप किस पार्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उस पार्ट के अराउंड के जितने भी हमारे PYQs में ऐसे आ चुके हैं
उनको अच्छे से उनमें कोट्स तैयार कर लीजिए, उन पे डाटा तैयार कर लीजिए, है ना, उन पे एनेक्डोट्स तैयार कर लीजिए ऐसे की स्टार्टिंग करने के लिए। अगेन वो सब डिटेल वीडियो बना के आऊँगा मैं, कैसे कैसे में क्या करना है, हिंदी में करना है, बट यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट और नेशनल कैलेमिटी का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मैं सेक्शन बी में इन्वायरमेंट वाला लिखूंगा, सेक्शन सी में मैं डिजास्टर वाला लिखूंगा, है ना, इस तरह से। तो आपका हेल्प हो जाएगा, है ना, आपका बर्डन कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी वाला, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो नॉन हिंदी स्टेट्स वाले होंगे, जैसे पंजाब से हूँ फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए थोड़ा ये वाला पार्ट नया हो जाता है। अब इसमें अगेन हिंदी वाला भी हमारा 150 मार्क्स का ही है, ऐसे वाला भी 150 मार्क्स का है, एंड जो GS 1 से लेकर 6 तक है ये हमारे 200 मार्क्स ईच है। तो 1200 के ये एंड 300 के ये, 1500 का हमारा टोटल मेंस होता है, और इसमें सारे के सारे पेपर के नंबर जुड़ते हैं। जो ऐसे और हिंदी का एग्जाम है इसके भी नंबर जुड़ते हैं हमारे, है ना। अब हिंदी में क्या क्या मेजर पार्ट है, तो हिंदी में एक गद्य खंड आता है जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से हमें आंसर करना होता है क्वेश्चन को, है ना, उसमें शीर्षक लिखना होता है, संक्षेपण करना होता है, उस तरह से। तो वो 30 मार्क्स का एक आता है, ऐसे 2 आते हैं, तो 60 मार्क्स के तो हो गए हमारे गद्य खंड। देन आते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन 10 मार्क्स के 2 आते हैं। अब किस तरह के पत्र लेखन है वो कमीशन ऑलरेडी हमारे स्पेसिफिक करा हुआ है, सरकारी, अर्ध सरकारी, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। तो ये 5 से 6 प्रकार के पत्र लेखन है जो हमारे UPPCS के हिंदी वाले एग्जाम में आते हैं। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये अगेन ये 5-5 मार्क्स के आते हैं, 5 इसमें 5 इसमें, तो 10 मार्क्स का टोटल ये हो गया। देन विलोम शब्द 10 मार्क्स, इसमें 10 आते हैं, है ना, A1 से लेकर 10 तक होते हैं, हर एक का 1 मार्क्स होता है, तो 10 मार्क्स के ये हो गए। देन आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगेन ये भी 10 मार्क्स का होता है, इसमें 5 आएंगे आपके पास, तो हर एक 2 नंबर का होगा, तो 5 2 10, है ना, 10 मार्क्स के हो गए। उसके बाद आता है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, तो ये क्या, तो आपको वर्ड को शुद्ध करना होगा, पूरे सेंटेंस को शुद्ध करना होगा, तो 5 मार्क्स का आता है वर्तनी शुद्धि, एंड 5 मार्क्स का ही आता है वाक्य शुद्धि, टोटल 10 मार्क्स का ये शुद्धि वाला हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है दैट इज लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ एंड मुहावरे, ये आता है 30 मार्क्स का। अब इस 30 मार्क्स में क्या 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास, उस 10 क्वेश्चन में अगर तो आप उसका अर्थ सही बताते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप उस अर्थ के साथ उसका एक सही वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर के टोटल हो गए, 30 नंबर के 10 इसके अंदर सब क्वेश्चन हो गए। अब ये ब्रीफ कर दूं तो 60 का आएगा गद्यांश वाला पार्ट, 20 का आएगा पत्र, 10 के विलोम, एंड 10 के उपसर्ग प्रत्यय 5-5 नंबर, 10 के शुद्धि, एंड वाक्यांश 10 के, एंड 30 के लोकोक्ति मुहावरे। तो 150 नंबर का हो गया हमारा ऐसे हिंदी वाला, 150 हो गया हमारा ऐसे। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा 300 नंबर। उसके बाद जो फिर जो GS 1 2 3 4 है वो मैंने बोला वो सिमिलर UPSC की तरह ही लाइन्स पे है। जैसे हम GS 1 की बात करें तो उसमें हिस्ट्री आ जाएगा, देन ज्योग्राफी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा। GS 2 की बात करें IR, सोशल जस्टिस, देन गवर्नेंस, देन पॉलिटी, वो वाला पार्ट उसके अंदर आ जाएगा। GS 3 में अगेन सिमिलर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, वो आ जाएगा GS 3 में। एंड GS 4 में आएगा एथिक्स, और उसमें ही आती है केस स्टडी। अब इसमें थोड़ा केस स्टडी वेरी करता है कि इसमें केस स्टडी हमारा 2 से 3 ही आते हैं केस स्टडी, है ना, 6 केस स्टडी नहीं आती UPSC की तरह, बट अगेन वही थ्योरी एंड केस स्टडी वाले पार्ट में ही वो सब डिवाइडेड रहता है। तो ये तो हो गया GS 1 से लेकर GS 4 तक का। फिर मेन जो कंपटीशन है वो है GS 5 एंड GS 6 में। तो GS 5 में क्या आता है, GS 5 और GS 6 आपके UP स्पेसिफिक हैं, ये प्योरली UP स्पेसिफिक हैं। और GS 5 में क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ UP, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ UP, सोशल जस्टिस है, जैसे NGO हो गया, है ना, इस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गया, वाटर रिलेटेड हो गया, सैनिटेशन रिलेटेड हो गया, ये सब आपका आ जाएगा, हेल्थ रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, ये सारा आ जाएगा GS 5 में। देन गवर्नेंस, जिसमें फिर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें गवर्नर आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, ना, एडमिनिस्ट्रेशन, SPSC कैसे काम करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, तो फिर गवर्नेंस आ जाएगा, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सारी वाली चीज़ें आ जाएंगी हमारी GS 5 के अंदर, और ये सारी UP स्पेसिफिक रहेंगी हमारे पास, सारी स्कीम, सारे इनिशिएटिव, है ना, सारी ज्योग्राफी वगैरह वो सब इसके अंदर, मतलब ज्योग्राफी 6 में आएगी, बट हर एक चीज़ हमारी GS 5 में UP स्पेसिफिक ही होगी। अगेन देन GS 6 में क्या आता है, इकोनॉमी ऑफ UP, साइंस एंड टेक के इनिशिएटिव जो UP में लिए गए हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड, है ना, एंड देन ज्योग्राफी रिलेटेड। तो ये 4 से 5 ब्रॉडर कैटेगरी है जो GS 6 में आते हैं। अब हम आते हैं कि हमें ये जो हमारे पास टाइम है अभी आगे का रिजल्ट आने तक, उसमें हम क्या क्या पार्ट करें, है ना। तो उसमें अगर मैं आपको हिंदी वाली बात बताऊं तो हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं हमारे, है ना, इनको आप करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रिलेटिवली ईजी होते हैं। और अगेन इनके PYQs भी कीजिए, और अगर आप कोई भी बुक लेते हैं, जैसे बुक्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, मैं वहाँ पर मटेरियल डालता रहूँगा इसका। PYQs तो कर सकते हैं, एंड अगेन अगर कोई भी आपको बुक, अगर किसी आपके सीनियर ने रिकमेंड की है कोई भी, आप कोई सी बुक भी कर सकते हैं। एक आई थिंक रवीश कुमार करके सर हैं, उनके नोट्स भी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। तो इन जो आगे वाला टाइम होगा उसमें आप उपसर्ग प्रत्यय खत्म कीजिए, अगेन PYQs के साथ, और किसी एक सोर्स को देख लीजिए। एंड देन उसके बाद अगर बात करूँ तो लोकोक्ति मुहावरे,
है ना, लोकोक्ति एंड मुहावरे, आप इसको भी कर सकते हो क्योंकि 30 मार्क्स के हैं ना, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा समय हो तो आप पत्र लेखन के फॉर्मेट, इनमें फॉर्मेट ही मेन है, फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, देन उसके बाद कंटेंट तो आप प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे, लेकिन पत्र लेखन में जो फॉर्मेट है ये ही करने वाला होता है। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन है ना, कुछ लोग में किसी में नीचे वो प्रतिलिपि होती है, किसी में नहीं होती है ना, तो उस तरह से कुछ कुछ बुक्स में ये वेरी करता है, बट मैं चैनल पर एक कॉमन जो अप्रूव्ड है वो वाला डाल दूंगा ताकि अब सबको ईज हो उसको करने में भी, है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय हो गया, देन लोकोक्ति मुहावरे हो गया क्योंकि ये इजी रहते हैं, हम सुनते भी हैं भाषा बोली में, है ना, तो ये आपको इजी होगा। उपसर्ग प्रत्यय भी काफ़ी ईजी होते हैं, इनमें एक पैटर्न आपको पकड़ा जाएगा ना कि पैटर्न कैसे है इसके अंदर, तो वो आपको फिर इजी हो जाएगा करना। एंड उसके बाद हमारा पत्र लेखन का फॉर्मेट कर लीजिए और कुछ एग्जाम्पल उसके ट्राई कर लीजिएगा, तो इस अराउंड आपका ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। 30 मार्क्स की लोकोक्ति हो जाएगी, 10 के उपसर्ग प्रत्यय, एंड देन 20 मार्क्स का प्रत्यय वाला, ये पत्र वाला पार्ट। इसके अलावा जो गद्यांश वाला पार्ट होगा वो तो आप ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे कर लेंगे। अगेन अभी समय है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें कुछ अलग से याद करने की नीड नहीं है ना। वो संक्षेपण वगैरह आता है कि 1/3 में उसको कंसाइज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कोई इसमें उतनी प्रैक्टिस की नीड नहीं रही है ना, वो सिंपल 2-3 क्वेश्चन में आप कर लेंगे तो आप उसमें आपका हाथ खुल जाएगा, है ना। इसके बाद फिर जो रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, उसको हो सकता है वाक्यांश के लिए एक शब्द इजी लगे या उसको हो सकता है लोकोक्ति मुहावरे इजी लगे। अब आप वो अपनी ईज के अकॉर्डिंग उसको उठा लीजिएगा, है ना। ये लोम विलोम बहुत लोम विलोम में भी पहले पीवाईक्यू कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोम विलोम होंगे, किसी बुक में करेंगे तो उतने रटने इतने पॉसिबल नहीं होते, इसलिए मैंने बोला जो आपको चीज़ें बताइए ना इसमें रटने वाली चीज़ें कम है। इसमें पैटर्न दिख जाएगा आपको, फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली एक पैटर्न है, एंड मुहावरे लोकोक्ति तो वैसे ईजी होती है ना, तो इसको आप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका हिंदी वाला पार्ट, है ना। फिर मैंने ऐसे के लिए आपको क्या बोला, तो जो भी आपका डिवीजन है पीवाईक्यूज आप देखिए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंट उठा लीजिए कि मैं इन्वायरमेंट वाले पे ऐसे लिखूंगा। अब इन्वायरमेंट वाले ऐसे क्या पीवाईक्यूज देखिए कि किस किस डिमेंशन में हमारे पास ऐसे आ रखे हैं। अब आप उसके लिए क्या कीजिए, एक एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी कोई भी स्टोरी, है ना, कोई भी एनेक्डोट या स्टोरी किसी भी अच्छे पर्सनैलिटी का, कोई घुसा पीटा मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है उनको मत यूज़ कीजिएगा, तो कोई भी एनेक्डोट या स्टोरी स्टार्टिंग के लिए, देन उसके साथ के कोट, उसमें उसके रिलेटेड डाटा, देन उसके रिलेटेड हमारे नेशनल अगर कोई पॉलिसी है, कोई टारगेट है, स्कीम है, या कोई नेशनल डाटा, है ना। अगेन ऐसे ही सिमिलरली हमारे इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इसमें अगर कोई पॉलिसी है, कोई टारगेट है, कोई स्कीम है, कोई डाटा है, या कोई इंटरनेशनल बॉडी है ना। इसके अलावा अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है किसी इंडिया के स्टेट की या ग्लोबल हमारे पास कोई बेस्ट प्रैक्टिस होगा ना, तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अब इसमें आपके एसडीजीज बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे ना, एसडीजीज को आप अच्छे से डाल सकते हैं। तो ये अगेन सबका एक अलग अलग पर्सनल चॉइस होगा कि हो सकता है किसी को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता हो, या किसी को साइंस एंड टेक वाले में ईज हो करने में ना, कि मैं साइंस एंड टेक वाले इजी ले लूँगा, तो वो उस तरह से अपने अकॉर्डिंग इन जो मैंने डिमेंशन बताई आपको, कोड, एनेक्डोट, डाटा, पॉलिसी, ये सब चीज़ें ना, इस पर क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर, नेशनल लेवल पे क्या चैलेंज है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चैलेंज है, क्या उनके सोल्यूशन हैं। तो एक बेसिकली ऐसे एक आपका जीएस का आंसर ही होता है, बस थोड़ा उसका स्ट्रक्चरिंग अलग होता है ना, थोड़ा एक उसमें फ्लो में लिखना होता है हमें, वैसा वाला होता है। बस आपको ब्रॉडर हेडिंग रहेगी, उसको आपको अच्छे से खोल के लिखना है। और ये तो हो गया हमारा ऐसे का। तो आप ऐसे के लिए अपने किसी भी पर्सनल टॉपिक अच्छा जो आपको लगता है उसको उठा के ये डिमेंशन कर लीजिए। हिंदी मैंने 3-4 चीज़ें बता दी हैं आपको। इसके अलावा अब आप पर्सनली अगर तो आप यूपी के आउटर स्टेट के हैं तो आपको जीएस 5 और 6 पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन ये स्कोरिंग होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल थोड़ा आपको फेमिलियर होना पड़ता है उन टर्म्स के साथ, उनकी स्कीम्स के साथ, है ना। तो इसमें एक ए टियर की डेवलपमेंट बुक आई थी यूपी गवर्नमेंट की, है ना, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा यूपी की स्कीम्स का। जैसे अब इसमें एक ए टियर गवर्नमेंट की एक ए टियर का डॉक्यूमेंट आया था योगी गवर्नमेंट का, यूपी सरकार का, तो आप उसको कर सकते हो। उस पर बहुत बेहतरीन वे में सेक्शन वाइज डिवाइड है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट का माइंड सेट पता चलेगा, गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में काम कर रही है, किस किस सेक्टर में उनकी मेजर स्कीम्स क्या हैं, तो वहाँ से हेल्प मिलेगा आपको। एक तो ये, एंड दूसरा आप यूपी का मैप, इसको अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जो भी इनके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लोकेशन अच्छे से देखनी शुरू कर दीजिए। इनका पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, है ना, पॉलिटिकल फिजिकल मैप इसका देखना शुरू कर दीजिए। अगर इनके जो ए टियर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको देखिए। यूपी गवर्नमेंट का बजट स्टडी कीजिए जो इसका PDF PRS पे इजीली मिल जाएगा, एंड इनका इकोनॉमिक सर्वे। तो इससे आपको एक मोटा मोटी एक अंदेशा लग जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स क्या हैं। अब देखिए ये तो 23 में ही अलग से पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था 5-6 का। इससे पहले तो क्या GS 1 2 3 4 में ही इनके क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेसिफिक 1-1 2-2 करके। बट 2023 ऑनवर्ड्स इन्होंने स्पेसिफिक पेपर लेना शुरू कर दिया। तो हमें PYQ की बात करें स्पेसिफिक 5-6 की, तो सिर्फ 2 साल का ही हमारे पास PYQs है।
बट उसके अलावा जो पहले के पेपर होते थे उसमें भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ से भी आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे यूपी स्पेसिफिक जो होंगे, है ना, जो आजकल की डेट में 5 और 6 में आएंगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, इनकी पॉलिटिकल फिजिकल मैप को स्टडी कीजिए, है ना, वो बहुत ईजी है, कोई इसमें खास करने वाली चीज़ नहीं है। एंड देन इनके 8 ईयर वाला डॉक्यूमेंट है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, और इनके बजट इकोनॉमिक सर्वे को आप स्टडी कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा 5-6 पेपर में आता क्या क्या है। जो पॉलिटी वाला पार्ट अगर 5 की बात करें वो सेम वही जो हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। अगेन कुछ स्कीम्स वगैरह होंगी तो वो जब आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स करेंगे ना तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी आई विल ट्राई कि हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे मेंस की, है ना। मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिया करूँगा। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, हुआ क्या है ना, पहले तो यूपी पीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड हुआ करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे ना, कि मान लीजिए एनजीओ का रोल इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-5 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है। बट 24 में क्या देखा गया कि वो थोड़ा यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन होकर उस फॉर्मेट पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। जैसे उन्होंने पूछा था सिविल सोसाइटी का रोल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, है ना, तो ये अपने आप में खुद से एनालिटिकल क्वेश्चन है। फिर उन्होंने पॉवर्टी और हंगर का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, मैं आई थिंक मैंने लिखा था कहीं पर, मैंने GS2 के क्वेश्चन, हाँ ये रहे, है ना। तो मैंने इस तरह से कुछ मैपिंग की थी 2020 में, GS2 की मैंने मैपिंग की थी इसके अंदर। तो मैंने कहा था GS2 में कैसे इवॉल्व हुए नेचर क्वेश्चन का। तो इसमें GS2 में 20 के लिखे मैंने, 21 के लिखे, 22 के सारे टॉपिक्स लिखे, देन 23 एंड 24 के मैंने एक जगह लिख के देखे। तो इसमें पहली बात तो जो देखने में आई उसमें कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, वो कॉमन है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन डायरेक्टली पक्का आएगा, ECI या इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन, इन पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं रिपीटेडली, है ना। उसके बाद एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन आएगा, या वो CBI हो, CVC हो, लोकपाल हो, कोई भी हो, उस पर क्वेश्चन एक आएगा। देन एक क्वेश्चन आएगा सेपरेशन ऑफ पावर का, अब वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का हो, जुडिशरी लेजिस्लेटिव का हो, या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का हो, इस तरह से। और अब लेकिन 23-24 में क्या देखा गया, इसको रिलेट करा गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म को रिलेट किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा एनालिटिकल हमें स्किल सेट चाहिए रहेगा हमें, है ना। जैसे 24 में मैंने एक हंगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे देखने में से आ नहीं रहा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक हंगर पॉवर्टी पे ना। हाँ, प्रोग्रेस मतलब ठीक है, आई थिंक वो मैं मिस कर गया, कहीं तो था। तो मतलब कहने का मतलब है कि 23-24 से थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस के मेंस वाले क्वेश्चन में। अब डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो व्हाट आई विल ट्राई इज़ कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, तो जो भी मैं ऐसे मैपिंग करके टॉपिक्स निकालूंगा, जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक हो गया, अब आई विल ट्राई कि इसकी जितने भी पॉसिबल डिमेंशन हो सकती हैं, है ना, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो गया, चाहे वो मान लीजिए इन्वायरमेंटल लॉज में हो गया, है ना, ये मान लीजिए वुमेन सेफ्टी में कैसे है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के साथ इसका कैसे लिंकेज है। तो जो भी इसकी पॉसिबल डिमेंशन होगी ना, मैं ट्राई करूँगा उन पे क्वेश्चन बनाऊँ और ग्रुप पे पोस्ट करूँ, तो आप लोग उस पर अपने आंसर लिख के पोस्ट कीजिए करेगा। अब अगेन इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बना लूँगा कि कैसे इसका शेड्यूल रखना है, पॉलिटी को कितना समय देना है, इनको कितना समय देना है, तो वो हम करेंगे आगे। उसके लिए मैं अलग से आपको अनाउंसमेंट बता दूंगा जो भी होगा, है ना। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेकर, सोर्स को लेकर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके करें, जो भी है, बीट ऐसे बीट हिंदी वाला सेक्शन, GS 1 2 3 4 5 6 किसी में भी, है ना, जो भी रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल होगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू गाइस, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकें, है ना। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक बने रहे। आपको कोई भी डाउट हो कट ऑफ को लेके तो ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट आई एम एज्यूमिंग कि 85 से 88 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। अगर सीट्स और बढ़ती हैं तो ये थोड़ी और भी कम हो सकती है ना। तो ये मेरी एक आप लोगों से एक जो रोड मैप था, जो थोड़ा स्ट्रेटेजी में डिस्कस करनी थी, कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आगे आने वाले महीनों में। तो ये आप 25 के लिए भी तैयारी करें, 26 के लिए तैयारी करें, डजेंट मैटर, हमें प्रिपरेशन इसी फेज़ में करनी है, ताकि अगर आप 26 वाला प्री भी निकालते हो तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज हो। देन हमें सीधा अपनी सीट श्योर शॉट फाइनल करनी है उसमें, इसमें भी और उस वाले में भी, जो उस साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं नए बच्चे और जो इस साल वाले कर रहे हैं, हमें दोनों में ही अपने शॉर्ट सिलेक्शन करनी है ना। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में अपने डाल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो हमारी इस मेथड के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, तो आप उसको बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा हो तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे ना। तो यहाँ तक बने रहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में।